10वीं कक्षा की हिंदी की घंटी में आपका स्वागत है। आज हम नेताजी का चश्मा पाठ देखेंगे। लेखक हैं स्वयं प्रकाश। यह देशभक्ति परक कहानी है। इस कहानी में देशभक्ति की भावना केवल बड़े बुजुर्गों में होती है यही नहीं दिखाई गई है, बल्कि छोटे बच्चों में भी होती है। इसे भी रेखांकित किया गया है। अब जान लें कि इस कहानी के नायक हैं हालदार साहब, दूसरा प्रमुख पात्र है कैप्टन फेरी वाला चश्मा वाला, और तीसरा पात्र है पान वाला, और चौथे पात्र में छोटे छोटे बच्चे जो खेल कूद में चश्मा बना लेते हैं सरकंडे का। अब आइए, नेताजी अपनी कंपनी के काम से हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरा करते थे, है ना, जिसके बाजार के प्रमुख चौराहे पर नेताजी की संगमरमर की आवक्ष प्रतिमा नगरपालिका के द्वारा लगवाई गई थी। लेखक उस कस्बे के बारे में परिचय देते हुए कहते हैं, उस कस्बे में एक बच्चों का स्कूल, बच्चियों का स्कूल, सीमेंट का कारखाना, 2 सिनेमा घर और एक नगरपालिका थी। नगरपालिका का काम नगर की सुख सुविधा से संबंधित होता है, और नगरपालिका के सदस्यों का चुनाव का समय नज़दीक आ गया था। तो एक बैठक हुई जिसमें तय किया गया कि अपने कस्बे में किसी महापुरुष की मूर्ति नहीं है, सो किसी महापुरुष की एक मूर्ति बनवाई जाए और लगवाई जाए। यह गौरव की बात है, देशभक्ति की बात है, महापुरुषों के सम्मान की बात है। तो आम सहमत से तय हुआ कि नेताजी की मूर्ति लगवाई जाए। अब विचार तो हो गया, देश में एक से बढ़कर एक मूर्तिकार है, अच्छे से अच्छे मूर्तिकार हैं, लेकिन पूरी जानकारी नहीं होने के कारण और बजट कम होने के कारण स्थानीय हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग टीचर, ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को बुलवाया गया और कहा गया कि आप 1 महीने में नेताजी की मूर्ति बनाकर दे दें। उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और तय सीमा के अंदर नेताजी की मूर्ति बनाकर सौंप दी। लोगों ने देखा, वाह, बड़ी अच्छी मूर्ति बनी है, जीवंत मूर्ति है, कमसिन मूर्ति है, लगता है कि मूर्ति अब बोल उठेगी तब बोल उठेगी, जैसे मूर्ति कहने वाली हो दिल्ली चलो। नेताजी की मूर्ति यह भी कहने वाली है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसा भाव लगता था देख करके। लेकिन इतनी अच्छी मूर्ति होने के बावजूद एक कमी रह गई थी, जो कमी खटकने वाली थी, और वह कमी थी नेताजी की मूर्ति की आँखों पर चश्मा का नहीं होना। लेखक अनुमान करते हैं कि हो सकता है कि मूर्तिकार, है ना, चश्मा बनाना नहीं जानता हो अथवा भूल गया हो। सो बिना चश्मा के, है ना, नेताजी की वह मूर्ति अच्छी नहीं लग रही थी, व्यक्तित्व तो अधूरा रह गया था, है ना। तो जब हालदार साहब कंपनी के काम से उस रास्ते से जीप पर बैठकर गुजर रहे थे,
पहली बार जब नजर गई, कहा वाह बड़ी अच्छी मूर्ति बनी है। गौर से देखा, कहा वाह ये मूर्ति तो संगमरमर की है, लेकिन चश्मा रियल। कौतुक हुआ, कौतुक भरी मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई। खैर आगे उनकी जीप बढ़ गई। अगली बार जब फिर वो 15वें दिन के बाद गुजर रहे थे उसी रास्ते से, तो फिर आंखें घूम गई मूर्ति की तरफ। देखते कि इस बार चश्मा कुछ अलग किस्म का है। फिर जब अगली बार आना हुआ तो फिर नज़र घूम गई आदतन। देखते इस बार फिर चश्मा दूसरे रंग का है, दूसरे ढंग का है। कभी चौकोर फ्रेम का, कभी मोटे फ्रेम का, कभी पतले तार वाले फ्रेम का। हर बार अलग अलग ढंग का चश्मा। और हर बार कौतुक होता था, जिज्ञासा हुई कि ऐसा कौन करता है। सो उन्होंने गाड़ी रुकवाई और सड़क के किनारे जो पान की दुकान थी वहाँ पहुँच गए। पान वाला मोटा काला कलूटा, बड़े बड़े बाल घुंघराले, है ना, मुंह में पान ठूसा हुआ। जब हवलदार साहब ने जिज्ञासा की कि क्या माजरा है, कौन ऐसा करता है, पूछ बैठे, रहस्य जानना चाहते थे। पान वाले ने बताया कि ऐसा कैप्टन करता है, फेरी वाला। हवलदार साहब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए कि चलो कैप्टन के अंदर कितनी बड़ी देशभक्ति की भावना है। लेकिन पान वाले ने जब कैप्टन के बारे में टिप्पणी की कि वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, है ना, हवलदार साहब जानना चाहते कि लोग कैप्टन क्यों कहते हैं, कहीं फौज में रहा हो। क्या जाएगा लंगड़ा फौज में, पागल है। ये जो दो शब्द उसके मुंह से निकले ना, लेखक लिखते हैं कि हवलदार साहब आहत हो गए, दुखी हो गए। सोचा कि देखिए कैसे कैसे लोग हैं अपने देश में, जो कौम पर मर मिटने वालों पर, देश के बारे में सोचने वालों पर कैसा कैसा विचार रखते हैं। तो उन्हें अच्छा नहीं लगा पान वाले की टिप्पणी, है ना, दुख हुआ। अगली बार जब वो गुजर रहे थे फिर उस रास्ते से, कस्बे से, तो देखा कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं है। फिर गाड़ी रुकवाई। पान वाले से पता चला कि कैप्टन नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई। लेखक कहते हैं कि हवलदार साहब थोड़ी देर के लिए दुखी हो गए। अब आकर के बैठ गए हवलदार साहब अपनी जीप में, गाड़ी फिर आगे बढ़ गई। अगली बार जब फिर गुजर रहे थे तो सोचा चौराहे पर आने से पहले कि इस बार मूर्ति की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि अब तो कैप्टन रहा नहीं, चश्मा कौन पहनाएगा, मूर्ति की आंखें खाली होंगी, नेताजी का व्यक्तित्व तो अधूरा लग रहा होगा मूर्ति में, नहीं देखेंगे, ऐसा सोचा। लेकिन आदत, जैसे ही उनकी जीप चौराहे पर आई, नहीं चाहते हुए भी आंखें उधर घूम गई, चौंक गए। नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा है और सरकंडे का चश्मा है। निश्चित ही छोटे छोटे बच्चे खेल खेल में सरकंडे का चश्मा बना लिया करते हैं। संभव है कि बच्चों से नेताजी की यह मूर्ति, है ना, बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लग रही हो, अच्छी नहीं लगी होगी,
इसलिए बच्चों ने खेल खेल में बनाए गए सरकंडे के चश्मे को नेताजी की आंखों पर पहना दिया बच्चों ने। हवलदार साहब भावुक हो गए बच्चों की भावना के बारे में सोचकर, और वो इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखें भर आई। अब देखिए, बात तो इतनी है कि आंखें भर आई, कहानी एक तरह से समाप्त हो गई, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात है कि नेताजी की मूर्ति जो लगवाई गई थी, है ना, तो चश्मे बदला हुआ पाते थे जब भी गुजरते थे। तो कौतुक तो होता था हवलदार साहब को कि मूर्ति संगमरमर की और चश्मा रियल, है ना। और दूसरी बात कि ये चश्मा क्यों बदल जाता है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती है लेकिन चश्मा बदल लेती है मूर्ति। ये कौतुक तो हुआ था हवलदार साहब को मूर्ति को देख करके, नेताजी की मूर्ति देख करके। तो जब पान वाले ने बताया कि देखिए कारण क्या है, वो तो फेरी वाला है, उसके पास तो दुकान है नहीं, एक छोटा सा बक्सा है जो हाथ में लेकर चलता है, और बांस का एक डंडा है ना, बांस है जिसमें ऊपर वो चश्मा सब लगा रखा है ना। आप ये चित्र देखिए, और वहीं वो अपना बांस टिकाता है मूर्ति से, और एक चश्मा मूर्ति की आंखों पर लगा देता है। अब कोई ग्राहक आया, कहा वाह वो चश्मा बड़ा अच्छा है, जब वैसा ही चश्मा दिखाइए तो। अब वैसा चश्मा फेरी वाले के पास में, कैप्टन के पास में नहीं रहता होगा, मान लीजिए कि प्रति रहा हो, तो वह कैप्टन क्या करता था, नेताजी की आंख पर जो चश्मा पहना दिया था और ग्राहक को पसंद आ गया तो उतार करके वो ग्राहक को दे देता था, और फिर दूसरा चश्मा नेताजी की मूर्ति की आंखों पर लगा देता था। तो इस प्रकार से नेताजी की मूर्ति कैप्टन के लिए शोकेस की तरह थी मूर्ति, है ना। तो इसके बाद लेकिन वो कैप्टन क्षमा याचना करता था मन ही मन, है ना, अपनी मजबूरी के कारण और ग्राहक की पसंद के कारण। तो यह जो आइडिया हुआ, इस आइडिया को जान करके हवलदार साहब को कौतुक हुआ था, अचरज हुआ था, मुस्कान चेहरे पर फैल गई थी, है ना। लेकिन नेताजी की मूर्ति लगवाई गई चौराहे पर, इसके पीछे नगर पालिका वालों का पहला उद्देश्य क्या था कि हम नेताजी के कृतित्व व्यक्तित्व का सम्मान करें, उनके चरित्र से हम प्रेरणा लें, लोगों को प्रेरणा मिलेगी, लोग अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे और देश का भविष्य उज्जवल करेंगे। आप अच्छे होंगे, देश अच्छा होगा, तो आने वाली पीढ़ी अच्छी होगी, नेताजी से प्रेरित होकर, प्रेरणा लेकर। और एक गौण उद्देश्य कि नगर पालिका में जो सदस्य थे, जिन लोगों के कार्यकाल में यह मूर्ति लगवाई गई, तो उस नगर पालिका क्षेत्र के मतदाता
पुनः अपने उस प्रत्याशी को, उम्मीदवार को पुनः जिताएंगे, निर्वाचित करेंगे। यह हुआ गौण उद्देश्य, है ना। और एक बात कि देश में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों की खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। पान वाले के द्वारा, है ना, कैप्टन के बारे में जो 2 शब्द कहे गए वह इसी के परिचायक हैं, सूचक हैं। और बच्चों के द्वारा खेल खेल में बनाया हुआ चश्मा, सरकंडे का चश्मा लगा दिया जाना, तो बच्चों के अंदर भी देशभक्त की भावना होती है ना। बच्चे भी देश के बारे में सोचते हैं। यह बात उभर करके आई है। अब देखिए, लेखक ने कहानी का ऐसा प्लॉट क्यों चुना? कहानी तो छोटी सी है ना, लेकिन यह प्लॉट क्यों चुना? क्या हम और आप या अन्य अपने व्यक्तित्व को अधूरा बनाना चाहेंगे? क्या हम और आप नेताजी के जीवन, दर्शन, कृतित्व, व्यक्तित्व से प्रेरित नहीं होते हैं? आपको पता है नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था, है ना। और उस समय उनकी अपनी सेना, अपना बैंक, अपनी आकाशवाणी, ये सारी व्यवस्थाएं थी। तो देश की आज़ादी के आंदोलन में नेताजी का योगदान कम नहीं है। देश में ऐसा कौन होगा जो नेताजी का सम्मान नहीं करता हो? कह सकते हैं कि नेताजी देशवासियों के हृदय सम्राट हैं, है ना। पक्षपात रहित निर्मल व्यक्तित्व, त्यागी व्यक्तित्व, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत व्यक्तित्व। तो ऐसे हमारे नेताजी ठहरे। तो इस कहानी के पीछे प्रकारांतर से यह ध्वनित होती है कि हम अपने व्यक्तित्व का समग्र विकास करें और समग्र सांगोपांग मूल्यांकन करें, है ना। देश से हम हैं, हमसे देश है। समाज और व्यक्ति में, देश और व्यक्ति में, देश और नागरिक में अन्योन्याश्रय संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। और आप थोड़ी सी चर्चा अब शीर्षक पर कर लें। अगर आपसे कोई पूछ दे, बताइए नेताजी कौन सी संज्ञा है, मतलब संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है नेताजी? जी हटा दीजिए केवल नेता, तो नेता कहने से तमाम नेताओं का बोध होता है, तब यह शब्द जातिवाचक है। लेकिन नेताजी कहने से
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बोध होता है। तो यहाँ पर में जातिवाचक संज्ञा का रूपांतरण हो गया है व्यक्तिवाचक में, है ना। नेता शब्द जातिवाचक है, लेकिन नेताजी कहने से सुभाष चंद्र बोस का बोध होता है, तो यह रूपांतरण हो गया इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ऐसे ही अगर आपको कोई पूछ दे, बताइए पुरी, पुरी पहरस उकार दीर्घ इकार, पुरी कौन संज्ञा है? पुर का अर्थ होता है नगर और पुरी का अर्थ होता है नगरी। तो इस अर्थ में यह भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जी नहीं, पुरी कहने से जगन्नाथपुरी का बोध होता है। तो यहाँ यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आ जाइए, आपसे कोई कह दे कि बताइए देश में हरिश्चंद्रों की कोई कमी नहीं है। अब हरिश्चंद्र का नाम आपने जरूर सुना होगा, सत्यवादी, धर्म के रास्ते पर चलने वाले, है ना। कैसी परीक्षा ली ईश्वर ने उनकी, डोम के हाथों बिकना पड़ा, लेकिन क्या उन्होंने धर्म छोड़ दिया, सत्य छोड़ दिया? नहीं। हरिश्चंद्र का क्या उद्घोष था? चंद्र टरै सूरज टरै, टरै जगत व्यवहार, पैदृढ़ सत्य हरिश्चंद्र का, टरै न सत्य विचार। तो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो सत्यवादी हरिश्चंद्र कहलाते हैं। लोग कभी कभी हरिश्चंद्र हैं, हरिश्चंद्र मजाक में ये लोग कहते, लेकिन नहीं, वाकई में देश में आज भी सत्यवादी हैं, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। धर्म ये हिंदू मुसलमान नहीं, मानवता, धार्यते इति धर्म, इस अर्थ में। तो हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो हरिश्चंद्र वैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ देश में हरिश्चंद्रों की कोई कमी नहीं है। इसका मतलब व्यक्तिवाचक का रूपांतरण हो गया जातिवाचक में, गुण धर्म का विस्तार हुआ। तो यहाँ व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में रूपांतरण हो गया। इसी तरह से एक वाक्य पूछ दिया जाता है बच्चों को कि राजेंद्र बाबू बिहार के गांधी थे। गांधी कहने से बापू का बोध, महात्मा गांधी का बोध, मोहनदास करमचंद गांधी का बोध होता है। और मैंने वाक्य कहा कि राजेंद्र बाबू बिहार के गांधी थे। तो गांधी जी का जो गुणधर्म है, गांधी जी सत्य रास्ते पर चलने वाले थे, अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले थे, और देश को उन्होंने आज़ादी दिलवाई सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर, है ना। उनका विचार, उनके दर्शन अद्भुत हैं। और राजेंद्र बाबू भी अजात शत्रु थे, बचपन से मेधावी, त्यागी, देश के लिए समर्पित, गांधी जी के सच्चे अनुयायी। इसलिए यह वाक्य बनता है, प्रश्न बनता है कि राजेंद्र बाबू बिहार के गांधी थे। और पूछेगा गांधी का पद परिचय दीजिए। हमने आपको पद परिचय पूर्व में पढ़ाया है, PDF के माध्यम से आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। तो अब सोचिए, राजेंद्र बाबू बिहार के गांधी थे, यहाँ पर में गांधी शब्द कौन संज्ञा है? निश्चित ही यहाँ पर में जातिवाचक संज्ञा है। अलग से जब कहीं गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे, तब गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन राजेंद्र बाबू बिहार के गांधी थे, यहाँ गांधी शब्द जो है, गांधी संज्ञा जो है, उसके गुण का, उसके धर्म का विस्तार हुआ और इसका रूपांतर हो गया किसमें? जातिवाचक में, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में। तो ऐसा ऐसा प्रश्न, है ना, परीक्षा में पूछ दिया जाता है, उपयोगी प्रश्न है ना। तो आप इस पर भी विचार करेंगे। अब देखिए, नेताजी कहने से आपको
पुरुष जात का बोध होता है या स्त्री जात का। देखिए नेताजी शब्द जो है वह पुल्लिंग है, इससे पुरुष का बोध होता है। इसके लिए इसका स्त्रीलिंग है नेत्री, जैसे अभिनेता अभिनेत्री, नेता नेत्री। आजकल अंग्रेजी के प्रभाव के कारण अब इसको उभय लिंग में, जैसे आप दोस्त शब्द कहिए, अब आजकल लोग दोस्त को पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में। अब जैसे लड़का कहेगा कोई, मान लीजिए राम कोई लड़का हो गया कि श्याम मेरा दोस्त है, और मान लीजिए सीता कोई लड़की है और रीता भी कोई लड़की है, सीता की सहेली है रीता, तो सीता क्या कहेगी, रीता हमारी दोस्त है, रीता मेरी दोस्त है। तो अब दोस्त को अंग्रेजी में जैसे आप फ्रेंड कहते हैं तो वह पुल्लिंग भी है स्त्रीलिंग भी है प्रयोग के आधार पर, तो उभय लिंग। तो हिंदी में ऐसा प्रभाव आजकल पड़ने लगा है। अब जैसे अपने देश में एक महिला राष्ट्रपति हो चुकी है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो उस समय आप क्या कहते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, हमारे देश की राष्ट्रपति। क्यों? उस समय वो देश में राष्ट्रपति के पद पर आसीन थी, सुशोभित थी। आजकल हमारे राष्ट्रपति हैं महामहिम रामनाथ कोविंद जी, तो आप क्या कहेंगे, हमारे राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी हैं। तो हमारे उस समय जब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थीं तब क्या लोग कहते थे कि हमारी राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। तो अब राष्ट्रपति का आप स्त्रीलिंग बनावेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए उभयनिष्ठ लिंग में उसका प्रयोग लोग करते हैं। अब जैसे सभापति है शब्द, उसका आपका स्त्रीलिंग रूप बनाना है, तो सभापति का स्त्रीलिंग रूप बनेगा सभाध्यक्षा। पति का लिंग जब आप बदलेंगे तो पत्नी लिखेंगे, लेकिन सभापति का जब आप लिंग बदलेंगे तो शब्द बनेगा सभाध्यक्षा, सभा नायिका, ऐसा बनेगा। क्योंकि शब्द की गरिमा भी हमें देखनी होती है और प्रयोग में सुचारुता होनी चाहिए। यह है पढ़ाई का लक्ष्य, है ना। पढ़ाई में भी विवेक है, पढ़ाई में भी गुण है, पढ़ाई में भी गौरव है ना। इसे हम भुला नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, यह महत्वपूर्ण है। समझ गए? इसी प्रकार से आपको ढेर सारे प्रश्न इस पाठ में मिलेंगे, बनेंगे। अब जैसे कोई आपसे पूछ दे कि पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, पान वाले का रेखा चित्र, तो अब रेखा चित्र ये नहीं कि आप कलम से या कुची से कोई रेखा बनाइए, चित्र बनाइए, ऐसा नहीं मान लेना है। मतलब शब्दों के द्वारा, शब्द चित्र, रेखा चित्र, मतलब जब आप इस पाठ को पढ़ते हैं और पान वाले के विचार को, उसकी बात को आप सुनते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, तो आपके मन में क्या क्या भाव भरता है। जैसे लेखक ने क्या लिखा, वो काला आदमी, मोटा आदमी, तोंद निकली हुई, यह बाहरी रूपरेखा। और जब वो हंसता था ना तो उसकी तोंद हिलने लगती थी, थिरकने लगती थी, और हमेशा अपने मुंह में वो पान ठूंसे रखता था। अब स्वाभाविक है कि वो जब बोलेगा तो ढंग से नहीं बोल पाएगा, उसकी आवाज़ कुछ अलग ढंग से निकलेगी। या तो वो पान थूकेगा या मुंह को थोड़ा ऊपर करके ऊंचा उठा करके बोलेगा, है ना। और पान खाते खाते
है ना, उस पान वाले की जो बत्तीसी थी दंतावली, वो लाल काली पीली हो गई थी, बदरंग हो गई थी। बातचीत के क्रम में वो साफ झलकती थी दंतावली लाल काली। और दूसरा उसका क्या पक्ष था, वह स्वभाव से बातूनी था, बात करने में उसे खूब मजा आता था। लंबा चौड़ा बातों को खींच रहा है, बढ़ाता जा रहा है, खुश मिजाज था, हंसमुख था, है ना। और उसकी क्या खूबी थी, कस्बे की पूरी जानकारी थी उसके पास में। और वह अपने ग्राहकों को, जो पान खाने के लिए आते थे ग्राहक, उसको चुटीले शब्दों से, रसीले शब्दों से, है ना, व्यंग्यात्मक शब्दों से, है ना, स्वागत करता था। इस अंदाज में बात करता था। जैसे कैप्टन के बारे में क्या कहा, लंगड़ा है, पागल है, ऐसा कह के मजाक उड़ाया। लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है। जब हवलदार साहब ने प्रतिमा की आंख पर चश्मा नहीं देखते, तब भी जिज्ञासा क्या हुआ। उस बार जब पान वाला कहता है तो उसकी आंखें भर आती हैं, भावुक हो जाता है। तो यह जो उसका गुण दोष है, चरित्र है, स्वभाव है, इसका जब आप उद्घाटन करेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे, यह हुआ रेखा चित्र। समझ गया। तो आपको ऐसे प्रश्नों को भी लिखना है, समझना है। तो मैं आशा करता हूं कि आप नेताजी का चश्मा पाठ समझ चुके होंगे। धन्यवाद।